हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोग को क्लास 12th का हिंदी का ये तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। हिंदी का ये तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए कि आपको पहला जो वीडियो था उसमें आपको हम लेखक का परिचय बताए थे और पाठ का सारांश बताए थे। दूसरा जो वीडियो था उसमें प्रश्नोत्तर को बताया गया था, नहीं। और ये जो है सो तीसरा वीडियो देख रहे हैं, पांचवा से प्रश्न शुरू है, तो इसका मतलब है कि 4 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज आप लोग को हम बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक जो निबंध है इसका पांचवा प्रश्न जो है सो हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पांचवा का क कहता है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सो निबंधकार बालकृष्ण भट्ट महोदय का कहना क्या है। इनका कहना है कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है यह प्रति क्षण जो है सो अपना नया रूप दिखलाती है, नया रंग बदलते रहती है हर वक्त। यहाँ पर जो है मन के बारे में बताया गया है, नहीं, इस प्रपंचात्मक संसार के बारे में बताया गया है, नहीं। अब जैसे देख लीजिए कि आपको गिरगिट आप लोग जानते होंगे, छिपकली। छिपकली जो है सो रंग बदलती है। छिपकली आपको जो है सो जैसे दीवार पर देखिएगा, दीवार पर कुछ और कलर है। किसी पेड़ पौधे पर मान लो चढ़ना हो गया तो पत्ता का रंग हरा होता है तो अपना कलर बदल करके हरा कर लिया। या मान लिया जाए कि किसी लाल जगह पर देख लीजिए, जहां पर कोई लाल पेंट किया तो अपने कलर को लाल बना लेता है। तो इस प्रकार से अपने कलर को बदलते रहता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा आजकल जो है सो मनुष्य अपनी रंग को बदलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गिरगिट के जो है सो रंग बदलने की बात की गई है, उसी प्रकार जिस प्रकार गिरगिट अपना रंग बदलती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी प्रति क्षण हर वक्त नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अब इसी जो है सो विचार के कारण मनुष्य के मन में जो है सो अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। और इसी के कारण कभी वह किसी से गुस्सा कर बैठता है, कभी किसी से क्रोध हो जाती है उसको, कभी किसी से बैर रख करने लगता है यानी दुश्मनी करने लगता है, कभी किसी के साथ प्रेम की भाषा बोलता है, यानी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यानी जिस प्रकार से उसकी मनोवृत्ति बदलता है ठीक उसी प्रकार से जो है तो उसका ये भी बदलता है। ठीक है, क्या व्यवहार बदलता है। अब जैसे देख लीजिए कि जिस प्रकार हम लोग आईना में अपनी सूरत को देखते हैं, आईना में अपनी सूरत को देखते हैं, नहीं, ठीक उसी प्रकार जो है सो अपने मन के अंदर हम इस संसार की सारी चीज को देख पाते हैं, संसार के सारे छल प्रपंच को देख पाते हैं, सारे झूठ फरेब को देख पाते हैं, सारे प्रपंचात्मक चीज को देख पाते हैं। इसीलिए कहा गया यह जो है हमारी मनोवृत्ति हमारी जो है एक प्रकार से क्या है, आईना है। आईना जो हमें संसार के सारे गुण दोष को क्या करती है, सामने में ला करके रख देती है। यहाँ तक कि यह ऐसे जो है सो गुण दोष को भी हमारे सामने प्रकट कर देती है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, नहीं। ये हमें ऐसी घटनाओं के बारे में भी अवगत करा देती है जिस घटना का हमें क्या रहता है, पहले से कोई अनुमान भी नहीं रहता है। तो इसी व्याख्या के क्रम में लिखा गया है कि आपको प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक महोदय का कहना है कि जिस प्रकार गिरगिट अपना रंग बदलता है ठीक उसी प्रकार
मनुष्य के मन में भी हमेशा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसी नए नए विचारों के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कभी क्रोध कर बैठता है, नहीं, कभी क्रोध कर बैठता है, कभी दुश्मनी कर बैठता है, कभी मधुर बातें करता है। इस प्रकार हमारा मन दुनिया के सारे प्रपंचों का जड़ है, जो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। जिस प्रकार हम आईना में अपनी सूरत देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने मन रूपी आईना में दुनिया के सारे छल प्रपंच, झूठ फरेब आदि देख पाते हैं। यहाँ तक कि इसमें हम उन घटनाओं को भी देख सकते हैं जिसके घटने की कोई उम्मीद नहीं होती है। अर्थात हमारी आंतरिक मनोवृत्ति ही इस संसार की समस्त अच्छाइयों व बुराइयों से अवगत कराती है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न का व्याख्या था। अब यहाँ पर देख लीजिए, निबंधकार ने यह स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है कि हमारी मनोवृत्ति जो है, हमारी आंतरिक मनोवृत्ति ही इस संसार की समस्त अच्छाइयों व बुराइयों से अवगत कराती है। और इस संदर्भ में ये भी बताए हैं कि हमारा मन जो होता है, यह मन चंचल होता है। मन जो है यह चंचल होता है। किसी ने लिखा भी है और बहुत सुंदर लिखा है, कहा गया है कि माला, माला जो होता है जो साधु संत पहनते हैं, नहीं, माला, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दसों दिशा फिरे, यह स्मरण नाही। यानी माला हाथ में फिरता है, नहीं, जीभ जो है मुंह के अंदर घूमते रहता है, लेकिन ये मन जो है दसों दिशाओं में घूमता है, और कहाँ कहाँ घूमता है यह हमको पता ही नहीं चलता है कि नहीं। वैसे भी इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाला चीज जो है वह आपका मन है। एक जगह बैठ करके आप सारी दुनिया का सैर कर सकते हैं, सारी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं और तुरंत वापस आ सकते हैं। तो मन से बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर मन को नियंत्रित करने की भी बात कही गई है। यदि मन आप नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि आप इतना चंचल होते हैं, मन इतना चंचल होता है कि इसकी चंचलता के कारण, अब जैसे मान ले हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं, हो सकता है कि बोलने के क्रम में यदि कुछ ऐसा भी बोला जाए, धारा प्रवाह बातचीत चल रही है, बोल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें भी निकल जाएगी जिससे सुनने वालों को क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी, सुनने वालों को बुरा लग जाएगा। तो हो सकता है बेवजह बेवजह उसको आपसे नफरत हो जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए यह जो है सो इस प्रकार के वाणी को नियंत्रित करने की भी सलाह देते हैं, ताकि आप जो है सो बेवजह के जो है सो किसी दुश्मनी से, बेवजह की किसी परेशानी से आप बचे रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक आईना का काम करता है और हमें इस प्रपंचात्मक संसार की सारी अच्छाई और बुराई को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए ख नंबर क्या कहता है। अब यहाँ पर कहता है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा मनुष्य के अभिव्यक्ति का साधन है, जिसके द्वारा वह अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाता है। लेकिन जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब उसके स्वभाव चरित्र व गुण दोष का पता ही नहीं चल पाता है। अर्थात बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है और उसके गुण अवगुण की पहचान हो पाती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब पिछले दिन भी आप लोग को हम बताए थे कि बोलने से ही, यानी बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, उसके असली रूप का साक्षात्कार होता है। जिसमें कुछ उदाहरण देकर भी आपको हम समझाए थे कि बोलने से ही मनुष्य के चरित्र का पता चलता है, बोलने से ही मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है। यानी उसकी बोली, उसकी अभिव्यक्ति यह बता देता है कि यह कैसा आदमी है। जैसे कि आपको पिछले दिन भी हम बताए थे कि यदि दो व्यक्ति हैं, नहीं, और दोनों यदि कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसमें यदि एक गूंगा है और एक ठीक ठाक है,
तो आप बिना बोले बिना कहे सुने कैसे पता लगा लेंगे कि कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है। आखिर जब वह बोलेगा, अपना मुंह खोलेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि उसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। और कहा भी गया है कि वाणी जो है सो आपके हर चीज का परिचायक होता है। आपकी बोली बता देता है कि आप में कितने संस्कार हैं, आप कितने गुणवान हैं या गुणवान नहीं है, यह आपका बोली बतलाता है। नहीं तो इसलिए कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। नहीं, हमारे जो है सो निबंधकार जॉन बेंसन महोदय का भी ये कहना था, नहीं, कि बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसका गुण और दोष प्रकट होता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसके चरित्र के बारे में पता चलता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। जब मनुष्य बोलता है तभी उसकी मनोवृत्ति के बारे में पता चलता है। जब भी मनुष्य बोलता है तभी उसके संस्कार का पता चलता है। इस प्रकार मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं। जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा, यानी उसके असली रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। ये जो आपको बातचीत शीर्षक है ये निबंध है, जो कि बताया भी गया था कि बातचीत आपका शीर्षक क्या है, निबंध है। तो बताया जाता है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। आप जो निबंध पढ़े, लेखक का परिचय देखे, लेखक ने इस निबंध में जो जो बातें स्पष्ट किया, आपने जो जो जानकारी ली, बातचीत के संदर्भ में हमने बातचीत भी किया, तो इसमें आप क्या क्या देखें, क्या विशेषताएं हैं। तो इस निबंध की कुछ विशेषताओं को हमने इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है इस निबंध की विशेषताएं यह है कि इस निबंध का शीर्षक बातचीत बहुत ही सटीक और उपयुक्त है। जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि जहाँ से इस निबंध का शीर्षक क्या है, तो इस निबंध का शीर्षक आपको बातचीत है। और बातचीत संपूर्ण निबंध में आपको जहाँ से बातचीत के संदर्भ में ही बतलाया गया है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही जो है सो मुख्य केंद्र बिंदु है। यानी संपूर्ण पाठ इस बातचीत के ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आता है। कहीं से भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं लिया गया है जिसमें बातचीत न झलकता हो। यानी हर जो है सो आपको तथ्य में बातचीत में छुपा हुआ है। इसीलिए पहला हम लिखे हैं कि इसका जो है सो इस निबंध का शीर्षक बातचीत बहुत ही सटीक और उपयुक्त है, बहुत ही सार्थक है। ठीक, कहता है इस निबंध की भाषा शैली, शब्द चयन और वाक्य विन्यास सर्वोत्तम है। इस निबंध में जो भी भाषा शैली है, जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से शब्द को चुना गया है और जिस प्रकार का वाक्य विन्यास है, ये वाकई जो है सो सर्वोत्तम है। यानी बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट चयन है। उसके बाद कहता है इस निबंध में सारी बातें पूर्ण रूपेण स्पष्ट है। अब इस निबंध में देख लीजिए, जिस संबंध में बतलाया गया है वह बात बिल्कुल स्पष्ट होते हुए नजर आता है। कहीं से भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी तथ्य को छुपाया गया है। निबंध जो है सो संक्षिप्त में ही सारी बात को बयां करता है, या हर बात को बतला रहा है। तो इस प्रकार से जो है जो इस निबंध में सारी बातें पूर्ण रूपेण स्पष्ट है, कहीं से अस्पष्टता या पूर्ण रूप जो है सो नहीं है, ये चीजें जो है सो झलकते नजर नहीं आती है। और अगला कहता है कि इस निबंध में अनावश्यक तथ्यों का समावेश नहीं है। इस निबंध में अनावश्यक यानी फिजूल की बातों का समावेश नहीं किया गया है और कम शब्दों में इस बातचीत के हर पहलुओं का उल्लेख किया गया है, जिससे यह पता ही नहीं चलता है कि कोई तथ्य बाकी रह गया हो। इतनी जहाँ सो सटीकता पूर्ण, इतना सटीक ढंग से जहाँ सो बात को रखा गया है कि इससे पता ही नहीं चलता है कि कहीं पर कोई भी बात छूटा हो। आप पूरे संसार में कहीं का भी किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, कहीं किसी भी लोग का उदाहरण ले लीजिए, इस बातचीत के संदर्भ में आपको लगेगा कि जहाँ सो ये बातें बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा ये निबंध में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से मतलब इस निबंध में अनावश्यक तथ्यों का समावेश नहीं है और कम शब्दों में इस बातचीत के हर पहलुओं का उल्लेख किया गया, ठीक है, जिससे यह पता ही नहीं चलता है कोई तथ्य बाकी रह गया हो। तो इतना ही प्रश्न था।
अब जो है सो भाषा की बात है। भाषा की बात में आपको जो है सो कुछ व्याकरण से संबंधित तथ्य है, तो इसमें एक आज हम बता रहे हैं और फिर अगले दिन हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है कि राम रमौवल का क्या अर्थ है। शायद ये प्रश्न ध्यान में है कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, ये नहीं बताया गया था लेकिन ये बताया गया था। राम रमौवल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। राम रमौवल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पिछले दिन भी हम बताए थे, क्या बताए थे कि जॉन बेंसन महोदय का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। और एडिशन महोदय का क्या कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। यदि व्यक्ति 3 हो गए तो असल बातचीत कोसों दूर हो जाती है। व्यक्तियों की संख्या 4 हो गई तो उनके बीच की बातचीत आपका क्या, राम रमौवल हो जाती है। यानी 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमौवल कहलाती है। वही बात लिखा है, 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए बातचीत करना। यानी राम रमौवल का अर्थ हुआ कि जहाँ सो सिर्फ औपचारिकता वश बातचीत करना, सिर्फ औपचारिकता को पूरा करने के लिए हाल समाचार जानना, हाल समाचार लेना, कुशल क्षेम पूछना, यह आपका जो है 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत है जिसको राम रमौवल का दर्जा दिया गया है। 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए बातचीत करना या हाल समाचार पूछना। ठीक है, तो राम रमौवल का अर्थ समझ गए। 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमौवल। अब यहाँ पर देखिए कहता है इसका वाक्य में प्रयोग करिए। अब यहाँ पर देखिए वाक्य में प्रयोग किए हैं, राम, कृष्ण, सीता और राधा बगीचा में राम रमौवल कर रहे थे। कहाँ पर राम रमौवल कर रहे थे, तो बगीचा में राम रमौवल कर रहे थे। तो या आपस में राम रमौवल कर रहे थे हम बना सकते हैं। आप नाम के जगह पर कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 नाम लिया। अब यहाँ पर देखिए राम, कृष्ण, सीता और राधा बगीचा में राम रमौवल कर रहे थे, यानी वे बातचीत कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न स्पष्ट हुआ आपका। आप लोग क्या करेंगे, पहले देखिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और इस पूरे प्रश्न का आप जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सब प्रश्न को आप जो है सो आसानी से लिख पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि आराम से कॉपी पर लिखेंगे आप। इसके पहले जो हम बताए थे उसको भी लिख लेंगे। जहां पर दिक्कत होगी तो आप जो है सो उसके पहले वाला वीडियो निकाल कर आप सारांश को भी समझ लीजिएगा। मुख्य बातों को इसमें जहाँ सो रखा गया है, बता दिया गया है। आप जो है इसके पहले के प्रश्न को नोट कर लेंगे, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। इस प्रकार से जो है सो आपका ये पूरा पाठ का प्रश्नोत्तर हो गया और भाषा की बात का ये पहला प्रश्न है और कुछ जो है सो आपको व्याकरण का प्रश्न बच गया है, इसको जो है सो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।